जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। दुनिया में न जाने कितने तरीके के लोग आते हैं। मैं कई बार अपने कई कार्यक्रमों में कहता हूं, आज फिर कहता हूं, दैट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ यू पीपल। दुनिया का इतिहास उंगलियों पर गिना जा सकता है, रेस्ट वी आर द कंज्यूमर्स। जो हम सोचते हैं कि हम भी इस इतिहास में अपना एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, साहब कंट्रीब्यूशन तो एक मक्खी भी करती है, मधुमक्खी भी करती है, चींटी भी करती है, छिपकली भी करती है। लेकिन अगर उस कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन जैसा समझा जाए, शायद उनके जीवन काल में उनके अनुसार ये बहुत बड़ा होता होगा, शायद आपके और हमारे अनुसार भी हम बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन वाकई में अगर हम महामानव के आधार पे देखें तो हमारा कंट्रीब्यूशन एक्चुअली रत्ती मात्र, लेश मात्र भी किसी तरीके से नहीं है। इसलिए अपने ईगो को छोड़िए, आगे निकलिए, कुछ काम करिए। खड़े हुए हैं तो थोड़ा चलना शुरू करिए, चल रहे हैं तो दौड़ना शुरू करिए, कुछ छलांगे मारिए, हनुमान कूद पर जाइए, और तब जाकर के आपको वो महामानव दिखेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए, इस हिंदू समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। आज ऐसे ही एक महामानव की जयंती है। नाम है स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिनका नाम लेते ही रक्त में शिराएं जो है, रक्त शिराएं जो हैं वो उनमें उबाल आने लगता है, कुछ उत्साह आने लगता है, जीवन में कुछ करने का सामर्थ्य आने लगता है। मैं सुनता था बचपन में कविताओं में कि जब साहस कभी कम पड़ जाए ना तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। राणा प्रताप को गए हुए सैकड़ों साल हो गए हैं, कुछ 100 साल हो गए हैं, लेकिन वीर विनायक दामोदर सावरकर वो तो इसी शताब्दी के व्यक्ति हैं। 1883 में उनका जन्म हुआ था, और वहां से लेकर के जब उनका प्रयाण हुआ तब तक तकरीबन 83 वर्ष की आयु उन्होंने ली। और उस 83 वर्ष की आयु में क्या एक क्षण मात्र भी उन्होंने अपने लिए जिया था? नहीं जी। जो लोग उनके नाम पर कलंक लगाते हैं, जो कहते हैं कि हाँ वो बहुत देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए लेकिन शब्द लगाना, जो वीर सावरकर जैसे लोग हैं, ये सही बात नहीं है। सही बात तो छोड़िए, वो लोग जो इस तरीके के लेकिन, किंतु, परंतु शब्दों का उपयोग करते हैं, धिक्कार है उन पर, धिक्कार है उनके जीवन पर। लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है, हमें बात करनी है आज किसी और पॉइंट पर नहीं, किसी और बिंदु पर नहीं, केवल एक बिंदु पर। महामानव, महावीर सावरकर, उनका जीवन, उनके जीवन से हमें मिलती प्रेरणा और आगे बढ़ने के लिए मिलता हुआ साहस। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन एक्टिवेट करें जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। इसके लिए ऑल पर क्लिक कीजिएगा। और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ बेहतर, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो स्क्रॉल में दी हुई जानकारी के अनुसार पत्रम पुष्पम के माध्यम से हमें सहयोग अवश्य दीजिएगा। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्कार निधीश जी, बहुत अच्छे हैं। बहुत ये बधाई तो आपको। आज एक महामानव की जयंती है जिनके बारे में हम बात कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आज महामानव, महावीर, परम पराक्रमी और जैसा हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अनेक क्षेत्रों में अद्वितीय पराक्रम और पुरुषार्थ करने वाले महामानव विनायक दामोदर सावरकर जी की जन्मतिथि है। 28 मई 1883 ईस्वी को नासिक जिले के भगुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था, और प्रारंभ में उन्होंने अपने गांव में ही पढ़ाई की। इसके बाद फिर वो आगे कॉलेज की पढ़ाई, हाई स्कूल और कॉलेज में आगे गए। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जन्मजात प्रतिभा जिसमें होती है उसको कोई बहुत ऊंचे, महंगे तथाकथित पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल आदि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और हमारे सचमुच के जो महापुरुष हैं, जिन्हें हृदय से प्रत्येक भारतीय महापुरुष मानता है, उनमें से तो एक भी व्यक्ति आज तक कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ के नहीं निकला है। एक तो ये जानना चाहिए। दूसरे, एक विशेष अंतर मैं चाहूंगा कि आज मैं उसकी ओर ध्यान दिला दूं कि जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में बहुत स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए कि किसे किस श्रेणी में रखकर देखें। तो जो जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, उन महामानव को हमको
जैसा आपने प्रारंभ में ही संयोगवश महाराणा प्रताप का स्मरण उचित ही किया, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी परंपरा में ही वीर सावरकर को देखना चाहिए, क्योंकि वे महावीर थे, पराक्रमी थे और पुरुषार्थी थे। वो हमारे सेनापति हैं। और जो गांधी जी, नेहरू जी आदि लोग हैं, ये पॉलिटिकल लीडर हैं जो पॉलिटिक्स के लिए अपनी महत्वाकांक्षा के चलते जाते हैं राजनीति में, जैसे इस समय भी सब लोग जा रहे हैं। तो इन दोनों का स्पष्ट अंतर समझना चाहिए। ये स्पष्ट अंतर संपूर्ण जीवन में दिखता है, तो जो इतना स्पष्ट दिखता है उसको देखना चाहिए। जैसे कि गांधी जी का उदाहरण इसलिए आवश्यक है कि उनको बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया गया है, लेकिन गांधी जी 50 वर्ष की उम्र तक तो अपने को कहते रहे कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे वफादार सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही हूँ, सच्चा सेवक हूँ। और इसके बाद भी वो जब अगर वो दक्षिण अफ्रीका भी गए थे तो भाई यहाँ ठीक से आमदनी नहीं होती, मुंशीगिरी से वकालत ठीक से आती नहीं, भारत के अंग्रेजों की कोर्ट में वकील का काम करने में उनके पैर कांपते थे। तो वहां चले गए, एक धनी मुसलमान ने बुलाया कि भाई आ जाए यहाँ मुंशी का काम कर ले, तो चले गए वहां अर्जी वर्जी लेके। लगातार उनका जीवन क्या है, कैरियर ओरिएंटेड। गांधी जी के जीवन को ध्यान से देखें और जो मूर्खतापूर्ण और झूठ से भरा हुआ प्रचार कर दिया है उसको हटा कर देखें, तो ये लोग कैरियरिस्ट लोग हैं। कैरियर के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए, कैरियर के लिए उन्होंने अंग्रेजों से, ईसाई मिशनरियों से दोस्ती बढ़ाई, वहां तरह तरह की सोसाइटी में, वेजिटेरियन सोसाइटी, अमुक सोसाइटी, तमुक सोसाइटी में जुड़े। उस समय के जो चमकदार अंग्रेजों के नाम थे उनसे दोस्ती की। सदा अपने को ये दिखाते रहे कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का वफादार सेवक हूँ। इसलिए ये लोग क्या है, ये पॉलिटिकल लीडर हैं, ये कैरियर के लिए पॉलिटिक्स में जाते हैं। जैसे इस समय भी सभी नेता कैरियर के लिए पॉलिटिक्स में जाते हैं। अब इसको पता नहीं क्यों छिपाया जाता है। अरे भाई, जैसे सब कैरियर अच्छे हैं, पत्रकार है, कोई लेखक है, कोई विद्वान है, कोई प्रोफेसर है, कोई जूते बनाता है, कोई बाल काटता है, सभी का अपना अपना व्यवसाय है। तो कुछ लोगों का व्यवसाय राजनीति है, उसमें जबरन इसको छिपाने की क्या आवश्यकता, जबकि वर्तमान ढांचे में जो राजनीति है वो एक प्रोफेशन है। अपने प्रोफेशन को अच्छे से करो। चर्मकार अगर जूता अच्छे से बनाए तो इसमें उसकी बड़ी तारीफ होती है। टीचर अगर अच्छे से पढ़ाए तो बहुत तारीफ होती है। वक्ता बहुत सुंदर भाषण दे तो बड़ी तारीफ होती है। लेखक परिश्रम पूर्वक अच्छा लेख लिखे तो उसकी तारीफ होती है। विद्वान अगर विद्या का ठीक से उपार्जन करें तो उनकी तारीफ होती है। तो राजनेता अगर अपने राजनीतिक दायित्व को ठीक से निभाएं तो उनकी बहुत प्रशंसा होगी। ये पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं, परिप्रेक्ष्य, स्पष्ट होना चाहिए। और ये जो, जैसा बहुत सुंदर निधीश जी ने प्रारंभ में कहा, कुछ लोग जो होते हैं वही इतिहास बनाते हैं, शेष सब उनका अनुवर्तन करते हैं, है ना। ये भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है, अल्पकास्ते मनुष्येषु ये जनाः पारगामिनः इतरस्तु प्रजाः सर्वा तीरमेवानुगच्छति। आगे जाने वाले मनुष्य थोड़े ही होते हैं। अल्पकास्ते मनुष्येषु ये जनाः पारगामिनः इतरस्तु प्रजा सर्वा तीरमेवानुगच्छति। बाकी तो बस किनारे पीछे पीछे अनुगच्छति, अनुवर्तन करते हैं। तो इतिहास बनाने वाले जो महामानव होते हैं वो थोड़े ही लोग होते हैं, प्रायः तो शताब्दियों में एकाध ही होते हैं। तो 20वीं शताब्दी का वास्तविक इतिहास निर्माता जो महामानव है वो है विनायक दामोदर सावरकर। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वीर सावरकर, जिन्हें हम लोग बाद में उनकी वीरता के कारण कहने लगे, जो वस्तुतः महावीर हैं, और श्री अरविंद जो योगीराज के रूप में प्रसिद्ध हुए, दोनों में जन्म से ही इतिहास को रचने की, कुछ बड़ा करने की, श्रेष्ठतर और उदात्त लक्ष्य प्राप्त करने की स्पष्ट अभिप्सा थी, ललक थी, संकल्प था और तदनुसार आचरण था। गांधी और नेहरू जैसे लोग जो हैं, उनका आप देखिए तो शुरू से उनको कैरियर, भाई हमको थोड़ा वहां जाना है, थोड़ा कमाई कर लेना है मुंशीगिरी करके दक्षिण अफ्रीका में, अंग्रेजों से दोस्ती करनी है, क्योंकि ये लोग बड़े इस समय भारत में जगह जगह प्रभावशाली हो रहे हैं, लगता है अब यही राजा होंगे।
और इनसे मित्रता करके अपना करियर बनाना है, चमकना है। प्रोफेशन भी वही चुना शुरू में, उस प्रोफेशन में वकालत, जो अंग्रेजों के यहाँ वकालत। तो जो मौजूदा ढांचा था, जो विदेशी ढांचा लादा गया था, उसके अंतर्गत ही जो अपना करियर छोड़ रहे हैं, और फिर अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं, सामान्य भारतीय की जो जन भावनाएं हैं, उसको फील करके अंग्रेजों तक पहुंचाएं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी बनी। अब उसमें भी जो महामानव है जैसे लोकमान्य तिलक, तो उन्होंने उस किसी भिन्न प्रयोजन से बने मंच का भी श्रेष्ठतर उपयोग कर लिया। तो ये उनका पराक्रम है, ये उनका बड़प्पन है, ये उनका गौरव है, ये उनकी महानता है। लेकिन मंच का मूल स्वभाव तो नहीं भूलना चाहिए। भाई कोई बहुत वीर व्यक्ति है, उसके पास एक छोटा सा चाकू है, उसी से वो किसी बड़े भीमकाय आदमी को मार डालता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बघनके से ही अफजल खां को चीर दिया, जो कि उनका वध करने गया और बहुत ऊंचा पूरा था। तो ये अलग बात है, लेकिन स्वयं में तो वो छोटा सा औजार है ना। तो इसी प्रकार कांग्रेस जो है वो स्वयं में बहुत ही छोटे लक्ष्य के लिए बना अंग्रेजों का एक मंच था। लोकमान्य तिलक ने उसका उपयोग कर लिया। बाद में अंग्रेजों ने उसमें इतना ध्यान दिया कि लोकमान्य तिलक के जाते ही कांग्रेस पर अंग्रेजों का लगभग कब्जा हो गया। जो लोग देशी चेतना के प्रतिनिधि थे, उनको धीरे धीरे किनारे ठेल दिया, चाहे वो महामना मालवीय हो, लाला लाजपत राय आदि। तो साथ ही लाल बाल पाल पे तो आगे पीछे जल्दी ही गए हैं लोग। लेकिन इसके बाद जो आए वो महामना मालवीय जैसे एकाध अपवाद को छोड़ दें, स्वामी श्रद्धानंद जी भी कुछ दिन के लिए कांग्रेस में थे, ऐसे तेजस्वी लोगों को हटा दें तो शेष सब अंग्रेजों के लोग थे। अंग्रेजों की बनाई संस्था में कैरियर के लिए गए थे, पॉलिटिकल कैरियर के लिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गांधी नेहरू आदि की श्रृंखला बिल्कुल अलग है। वो पॉलिटिकल लीडर हैं, लालसाओं के लिए, यश के लिए, धन दौलत के लिए, प्रसिद्धि के लिए राजनीति में गए। और वीर सावरकर जो हैं, ये राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवा की निरंतरता में आते हैं। अब आप कहेंगे कि निरंतरता में आते हैं तो युद्ध क्यों नहीं किया? तो 1858 को जो इंडियन आर्म्स एक्ट है, उसके द्वारा अचानक छल पूर्वक एक झपट्टा मार के अंग्रेजों ने भारतीयों के द्वारा बिना अंग्रेजों की अनुमति के ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में शस्त्र धारण को निषिद्ध कर दिया था, मना कर दिया था। और अनादिकाल से जो भारत में सैनिकों की शौर्य की, शस्त्र धारण की परंपरा रही है, संसार के सबसे ज्यादा वीर योद्धा भारतीय ही होते रहे हैं, उनको शस्त्र विहीन कर दिया कि हमारी अनुमति से ही तुम शस्त्र धारण करोगे। ये तो सबसे भयंकर अत्याचार जो अंग्रेजों ने किया वो यही है। और देखो इस विषय में गांधी जी कई बार एक शार्प आदमी थे, तीक्ष्ण बुद्धि थे, तो वो बहुत सी सही बातें कहते थे, बहुत सी सही बातें। गांधी जी का हम कोई निरादर नहीं करते, गांधी जी बहुत ही मेधावी और तीव्र व्यक्ति थे। यद्यपि अंग्रेजी पढ़ने लिखने में शुरू में वो बहुत ही कमजोर थे, लेकिन अन्य विषयों में बहुत मेधावी थे। तो वो देखते तो सही थे, कहते भी बहुत सही थे, कई बार 100 में 90 बार, लेकिन उस सब कथन का और देखने का उपयोग अपने निज के प्रभुत्व विस्तार के लिए, अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए करते थे, वो अलग बात है। तो उन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजों को और सब बातों के लिए क्षमा कर सकता हूं, लेकिन ये जो उन्होंने शस्त्र धारण पर प्रतिबंध लगाकर, उनका शब्द है, हिंदुस्तानियों को नामर्द बना दिया है, इसके लिए मैं अंग्रेजों को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। ये गांधी जी के शब्द हैं और ये अनेक बार उन्होंने कहे कि मैं अंग्रेजों को और सब बातों के लिए क्षमा कर सकता हूं, पर ये जो इंडियन आर्म्स एक्ट है, जिसके द्वारा भारतीयों को शस्त्र धारण से वंचित कर दिया, इसके लिए वो क्षमा के पात्र नहीं है, ये अक्षम्य अपराध। तो इस अक्षम्य अपराध के बाद अंग्रेजों से भिन्न जो अंग्रेजों के मित्र थे राजा, उनको तो सेना रखने का ठीक ही संधि कर ली थी उन्होंने। वो संधि भी आवश्यक थी चतुराई में, आपातकाल में सब संधियां। हमारे यहाँ जो शार्दुल ने कहा है उसमें संधि भी एक मुख्य है ना। संधि है, यान है, वैधि भाव है, संशय है, बहुत से 6 गुणों का आश्रय लेकर राजा आगे बढ़ता है। इसलिए जो भारतीय राजाओं ने संधि की उसको राजनीतिक
गुणों के अंतर्गत मानेंगे, उनकी निंदा नहीं करनी है कि अरे इन्होंने तो संधि कर ली। अचानक झपट्टा मार के शत्रु यदि काबिज हो गया है तो उससे तरह तरह के षाड्गुण्य का उपयोग करके ही आप क्रमशः फिर से विजयी होते हैं। तो जो राजनीतिक संधियां की वो उनका राजनीतिक कर्तव्य था, कार्य था। लेकिन शेष लोग जो हैं उसमें वो तो जो राजा नहीं थे उनके पास सेना संधि के बिना तो संभव नहीं थी। संधि तो वो सेना की तो किसी को अनुमति ही नहीं देते थे, राजाओं को भी अपने अधीन ही देते थे। इसलिए बाजीराव पेशवा की तरह स्वतंत्र सेना का गठन संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने सीधे सेनापतित्व नहीं किया। लेकिन फिर भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, ये दोनों जो हैं इनको हमें छत्रपति महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजीराव पेशवा की ही निरंतरता में देखना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो बाद में सीधे सीधे उसी स्तर का सेनापतित्व भी किया है, लेकिन वीर सावरकर भी उसी कोटि के सेनापति हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए इनमें जन्मजात जो संस्कार हैं, जो गुण हैं, जो संकल्प है, वो बिल्कुल अलग है। वो कोटि उसकी अलग है, उसका स्तर अलग है, उसका स्वरूप अलग है। उसका जब लोग तुलना करते हैं तो उससे तुलना करने वाले की बुद्धिहीनता और अज्ञान प्रकट होता है। गांधी और नेहरू चीज अलग है। जैसे आप गंदे नाले के पानी से दूध की तुलना नहीं कर सकते, या साधारण पानी से भी दूध की तुलना नहीं कर सकते, है ना, या बेर से सेव की तुलना नहीं कर सकते, या किसी करौंदे से आम की तुलना नहीं कर सकते। चीज अलग है, इनका स्तर ही अलग है। तो ये लोग जो हैं गांधी नेहरू आदि 1920 के बाद की कांग्रेस नेता महामना मालवीय और श्रद्धानंद जैसे अपवादों को छोड़ के ये मामूली कैरियरिस्ट लोग हैं। और वीर सावरकर आदि जो हैं वो हमारे महान योद्धा हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर। अब इनको परिस्थितिवश कई बार एक ही मंच का आश्रय करना पड़ा, तो वो तो रणनीति है, कार्यनीति है, परिस्थितिगत विवशता है। लेकिन दोनों का संकल्प अलग है, अभीप्सा अलग है, योजना अलग है, कार्यशैली अलग है, चरित्र अलग है, ज्ञान अलग है, संस्कार अलग है, सब स्पष्ट दिखता है। तो वीर सावरकर उस कोटि के महापुरुष हैं। तो जब वो बहुत छोटे थे तब से ही उनके मन में संकल्प था कि हमें अपने देश को फिर से अपने स्वाभाविक रूप में लाना है। जैसे स्वतंत्र आदिवाद में कहने लगे हैं, उसमें हमारा मतभेद है अलग अलग कि परतंत्र तो हम कभी हुए नहीं। परतंत्र तो उसे कहते हैं जब कोई सैनिक अभियान के द्वारा हमको पराजित करे। अंग्रेजों की तो हैसियत ही नहीं थी कि हमको हराते। ये जो चिरकुट अंग्रेज हैं, इनका अपने को गुलाम कहने सब उनकी भड़ैती है, चापलूसी है। लेकिन उस समय अचानक लगा था कि अरे इन्होंने तो हमारे राजाओं को तोड़ फोड़ के छल कपट से कब्जा कर लिया है। 1857 के बाद पहली बार 1858 में ब्रिटिश शासन यहाँ आया। और क्योंकि हम लोग इतिहास के बहुत बड़े अध्येता हैं, तो लगातार देखते थे कि अगर कोई राजा छल बल से या कैसे भी किसी राज्य पर आधिपत्य कर ले तो फिर उसको मानते हैं कि भाई आधिपत्य कर लिया, फिर उसे छुड़ाना पड़ता है। तो इस रूप में वीर सावरकर आदि को भी लगा कि 1858 के बाद तो इसने भारत के राज्य पर कब्जा कर लिया है। भारत जो वस्तुतः देशभक्त राजा हैं उनको हरा कर कब्जा कर लिया है, इसलिए उन्होंने उसको स्वतंत्रता संग्राम कहा। वो सब ठीक है, लेकिन वस्तुतः अंग्रेज चिरकुट थे, कृतज्ञ थे, राजाओं का उनमें कोई गुण नहीं था। हमारे यहाँ कोई भी महान राजा ऐसा नहीं हुआ जो जिसने उन पर उपकार किया हो उनके प्रति कृतज्ञ न हो। अंग्रेज तो ऐसे हैं कि हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने, हिंदुओं ने उन पर इतना उपकार किया। पहले तो उनको तंबाकू और मसालों के व्यापार की अनुमति दी, फिर कहा कि ठीक है अच्छा ये कर लो लगातार, और वो उनके विरुद्ध षड्यंत्र करते रहे, ईसाई बनाने की कोशिश करते रहे। तो ये तो कृतज्ञ लोग हैं। संसार की सबसे कृतज्ञ जाति अंग्रेज है, क्योंकि जिसने उस पर उपकार किया, जिसने उसका कल्याण किया, जिसने उस पर अनुग्रह किया, जिसने उन पर दया की, उनके विरुद्ध ही छलघाट किया। तो इसलिए
अंग्रेजों को तो राजा कहा ही नहीं जा सकता, राजा का उनमें कोई गुण नहीं। वो कृतज्ञ हैं, नमक हराम हैं, एहसान फरामोश हैं, छली हैं, कपटी हैं, दुराचारी हैं, वचनभंगी हैं, किसी बात पर नहीं टिकते, ये कहते हैं वो यहाँ तो राजाओं का कहता था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। और इनका तो ये था कि रोज ही वचन जाता था, रोज ही वचन भंग करते थे। इसलिए भारतीय कसौटी पर कोई भी अंग्रेज भारत का राजा एक दिन भी नहीं था। वो दस्यु हैं, तस्कर हैं, डकैत हैं, छली हैं, कपटी हैं, डकैत भी नहीं है बल्कि चोर उचक्के हैं, क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने डाका नहीं डाला, मिला के भारतीयों को मिला के किया, तो बहुत ही ठग और उचक्के हैं। तो इसलिए वो भारत एक भी दिन गुलाम नहीं रहा। ये मैंने अपनी पुस्तक कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत में लिखा भी है। लेकिन वीर सावरकर के समय तो ये था कि भाई 1858 में ये आ गए हैं, हमारे देशभक्त राजाओं को पराजित कर दिया है, तो इसलिए अब इनको उस रूप में मान लेना पड़ेगा कि इनको भगाना है। तो उन्होंने उस तरह से काम किया। तो लोकमान्य तिलक केसरी का संपादन करते थे और उसमें बड़े तेजस्वी लेख लिखते थे। देशभक्ति के संस्कार होने के कारण विनायक सावरकर ने किशोरावस्था से ही केसरी के लेख पढ़ना शुरू किया। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखता है, अपने संस्कारों के कारण गांधी जी किशोरावस्था से ही अंग्रेजों के बारे में जानने को, हम लंदन कैसे जाएंगे, वहां सफल कैसे होंगे, इसकी चिंता करते थे, है ना। और सदा यही चिंता करते थे कैसे मैं ज्यादा कमा लूं, कैसे मेरा ज्यादा नाम हो जाए, मैं भी कैसे अंग्रेजों जैसा दिखने लगूं। वो धारा अलग है। नेहरू गांधी उनकी चिंता ये थी कि अपने समय के जो छली कपटी बदमाश लोग हैं वो सफल हो गए हैं, तो मैं उनके जैसा कैसे बनूं। अभी भी राजनीति में बहुत लोग जाते हैं, तमाम तरह के अपराधी, छली, तिकड़मी, गुंडों को पालने वाले जो नेता हैं जो सफल हो जाते हैं, उनके अनुसरण में लोग जाते हैं, लालू यादव का अनुसरण करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जैसे कपटी व्यक्ति का अनुसरण करने वाले लोग राजनीति में जाते ही। लेकिन ये जो है विनायक दामोदर सावरकर, विनायक वो किशोरावस्था से ही केसरी के लेख पढ़ रहे हैं, लोकमान्य तिलक के लेख पढ़ रहे हैं। तो ये स्पष्ट है दोनों का अंतर। संस्कार अलग है, चरित्र अलग है, व्यक्तित्व ही अलग है, चीज अलग है। देखने में सबके नाक आंख मुंह है, लेकिन मनुष्य मनुष्य में स्तर भेद होता है। तामसिक मनुष्य अलग है, राजसी अलग है, सात्विक अलग है, इसी प्रकार वीर अलग है, कायर अलग है, अवसरवादी अलग है ना, चाटुकार अलग है, और दमदार दबंग अलग है। सब अलग अलग मनुष्य होते हैं। तो ये जो है ये महापराक्रमी, संस्कारी और वीर प्रजाति के महामानव हैं। तो इन्होंने केसरी के लेख पढ़ने शुरू किए और फिर इनमें देशभक्ति जगी। और केवल 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने उधर 1905 में जो बंग भंग हुआ, तो वहां श्री अरविंद आदि के नेतृत्व में जो विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी का आंदोलन 1905 से शुरू हुआ, बंग भंग के बाद से, उसमें रास बिहारी बोस, विपिन चंद्र पाल आदि सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। लाला लाजपत राय का था, लोकमान्य तिलक का था। और उसी स्वदेशी की भावना से, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना से विनायक दामोदर सावरकर ने 1905 में ही, यानी 1883 में जन्म हुआ और 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी का प्रचार किया। इसके बाद कैरियर के लिए लंदन नहीं गए, बल्कि वहां जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने इंडिया हाउस स्थापित किया था, इसके लिए कि दुनिया भर में एक नेटवर्किंग की जाए और क्रांतिकारियों का एक नेटवर्क तैयार किया जाए जो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। सीधे सेना तो संगठित कर नहीं सकते, 1858 के बाद असंभव कर दिया था ना। भारतीय जो देशभक्त राजा थे उनको अपदस्थ कर दिया था। जो थोड़ा लालची, लोभी, जैसे आजकल के पॉलिटिकल लीडर हैं, इस टाइप के जो राजा थे, और उसमें से कुछ राजा ऐसे भी थे जो अच्छे संस्कारी भी थे, लेकिन संधि नामक राजनीतिक अस्त्र का प्रयोग करने के कारण उन्होंने संधि कर ली थी। तो इस प्रकार राजा तो बचे नहीं अंग्रेजों के विरुद्ध, सेना नहीं बची, तो इस तरह से काम करना आवश्यक हो गया। वो सेना वाला काम नहीं है, राजा वाला भी काम, राजा वाला ही काम। ये नए हमारे गौरवशाली तेजस्वी राजा और सेनापति लोग। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस स्थापित किया लंदन में, ताकि वहां देश भर से जो देशभक्त और क्रांतिकारी युवक युवतियां हैं वो जाएं
तो लोकमान्य तिलक की प्रेरणा भी थी और ये वहां 1905 में ही लंदन गए और 2 वर्ष के भीतर उन्होंने क्या किया, उसके पहले अंग्रेज क्या प्रचार कर रहे थे, 1858 के स्वतंत्रता संग्राम को तब तक 60 किताबें आ चुकी थी अंग्रेजी में, जर्मन में, फ्रेंच में, कई भाषाओं में। तो इसको सेपा म्यूटिनी है ना, विद्रोह, बगावत, ससुरे शब्दों का अंग्रेज तो सारा, सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने शक्ति पाई है शब्दों के छल से। जो सहायक संधियां करते थे उसमें भी शब्दों का छल था और भारत के लोग इतने छल वाले थे नहीं, पुरुष भी। आवश्यकता पड़ने पर छल करना हमारे यहाँ राजनीति में सिखाया जाता है, लेकिन रोज रोज छल ही बोलना, झूठ ही बोलना, ये तो अंग्रेजों की का चरित्र है। तो यहाँ के लोग सोचे भाई ये ऐसे सहायक संधि कर रहे हैं, इसमें जो शब्द हैं वो ठीक ही होंगे। शब्दों के जाल से अंग्रेजों ने बहुत से मोर्चे जीते। तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि म्यूटिनी है, यानी जो हमको भारत से भगाने के लिए एक व्यवस्थित देशभक्त राजाओं रानियों का अभियान शुरू हुआ, उसको इन कमीनों ने म्यूटिनी कह दिया, बगावत। मतलब हम तो मालिक हैं, ये हमारे अधीन थे, अब बगावत कर रहे हैं। तुम बेटे मालिक कब हुए? स्वयं ब्रिटिश रिकॉर्ड ये कहता है कि भारत में ब्रिटिश हस्तक्षेप सन 1858 ईस्वी में हुआ। इसलिए 1857 ईस्वी के पहले किसी भी अंग्रेज का स्वयं को भारत का स्वामी, भारत के किसी भी हिस्से का स्वामी कहना दंडनीय अपराध है, भयंकर अपराध है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कसौटियों पर, अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही अगर कोई अंग्रेज कभी भी ये कह देता है कि हम तो भारत के अमुक क्षेत्र के, किसी एक छोटे क्षेत्र के ही सही स्वामी थे, तो वो अपराधी है, वो अंतरराष्ट्रीय अपराधी। और भारत में जो लोग बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वही मालिक हो गई, वो तो अपराधी भी नहीं है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, तुच्छ, निरादर के योग्य। 1857 के पहले जो लोग भारत में अंग्रेजों का शासन बताते हैं वो तो मनुष्य ही नहीं है, वो तो कीड़े मकोड़ों से गए गुजरे लोग, आत्महीन, आत्मगौरव से रहित, निरंतर झूठ बोलने वाले, गुंडे और बदमाश लफंगों की चाटुकारिता करने वाले, डकैतों, चोरों और लुटेरों की चापलूसी करने वाले लोग ही ये कहते हैं कि कंपनी का शासन था। कंपनी तो व्यापारियों की एक संस्था थी, हमारे राजाओं की अनुमति से व्यापार करती थी। वो शासक कैसे हो गई? संसार की किसी परिभाषा में वो शासक नहीं। तो भारत में ऐसे हीन कोटि के, निकृष्ट कोटि के बहुत लोग हो गए हैं और 1947 के बाद तो और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो बताते हैं कि अंग्रेज कंपनी व्यापार करने आई, यानी इंग्लैंड के गए गुजरे लोग जिनको वहां खाना पीना ठीक से नहीं मिलता था, वो यहाँ 2 पैसा कमाने आए, उनको राजा कह रहे हो, तुम इंग्लैंड का भी अपमान कर रहे हो। अरे इंग्लैंड का राजा तो भारत में आया ही नहीं उसके पहले, 1911 के पहले। बात क्या कर रहे हो तुम? इंग्लैंड के राजा का अपमान कर रहे हो, भारत के लोगों का अपमान कर रहे हो, और यहाँ ऐसे ऐसे लोगों के भाषण दे के देश भर में घूम घूम के प्रसिद्धि हो गई कुछ युवा, उसमें देशभक्ति की चाशनी मिला दी कि साहब अंग्रेज तो। एक मूर्ख व्यक्ति ने तो ये प्रचार किया कि सब जिस दिन से वास्को डी गामा आया कालीकट में, उस दिन से ही हम गुलाम हो गए। ये तो देशद्रोही लोग, अभागे लोग हैं। 1858 से पहले तो यहाँ अंग्रेज हमारे शरण में आए हुए व्यापारी थे, हम लोगों की आज्ञा से व्यापार कर रहे लोग थे, छली कपटी, कृतज्ञ और दोगले, नमक हराम व्यापारी थे। मतलब भारत की कसौटियों पर वो व्यापारी नहीं थे, भारतीय व्यापारियों की तुलना में वो बहुत ही चरित्रहीन और गए गुजरे लोग थे, लेकिन थे वो फुटकर व्यापारी, खुदरा व्यापारी, ऐसा खुदरा व्यापारी जो बेईमान है। तो 1858 में पहली बार उन्होंने हस्तक्षेप किया, लेकिन वो प्रचार क्या करते रहे? प्रचार करते रहे कि हम तो स्वामी हो गए हैं भारत के। लीजिए, एक और स्वयं ब्रिटिश रिकॉर्ड में जगह जगह लिख रहे हैं कि ब्रिटिश स्टेट ने पहली बार नवंबर 1858 में भारत में एक हिस्से में शासन संभाला और कंपनी की पुकार पर उनकी मदद के लिए भारतीयों के उचित क्रोध से ब्रिटिश नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए ब्रिटिश सैनिक भेजे गए। ये तो इंग्लैंड ने कभी घोषणा नहीं की कि हम भारत के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। आज तक कभी भी इंग्लैंड ने भारत के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की, इसलिए इंग्लैंड की विजय की बात करना ही देशद्रोह है और वो इंग्लैंड के विरुद्ध भी द्रोह है।
आप इंग्लैंड को भी बदनाम कर रहे हैं। उस बेचारे ने तो कभी कहा ही नहीं कि हम आपके विरुद्ध सैनिक अभियान कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा देखिए साहब, हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। और पहले 1857 में ये कहा कि हम अपने स्त्रियों और बच्चे बूढ़ों की हत्या हो रही है, उनकी रक्षा के लिए आ रहे हैं। तो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए इंग्लैंड यहाँ आया। अब वस्तुतः ये इतना सुंदर उदाहरण है। अगर भारत में सचमुच की कोई तेजस्वी और देशभक्त सरकार आए तो वो इसी आधार पर कभी भी पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन गया है, या पश्चिमी पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान कहलाता है, या अफगानिस्तान, या कहीं भी अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो भारत सरकार का कर्तव्य है, और इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय उदाहरण दिया हुआ है कि आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। इंग्लैंड इसी तर्क पर यहाँ आया था कि ब्रिटिश नागरिकों के साथ यहाँ उनको मारा जा रहा है। ये झूठा आरोप था, लगातार झूठा आरोप लगाकर ब्रिटिश नागरिकों की रक्षा के लिए यहाँ आया। और इसके बाद क्या प्रचार कर दिया, क्योंकि उनका स्वभाव ही छल कपट और झूठ है, तो उन्होंने कह दिया कि हम शासक हो गए थे। अभी कल तक कह रहे थे कि हम साहब भारतीय राजाओं की कृपा से व्यापार कर रहे हैं। लगातार वहां जाके इंग्लैंड की संसद में यही बयान होता था कि हम तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करने गए। और अब कहने लगे कि नहीं, वो हम तो वहां के स्वामी थे और ये बगावत कर रहे थे सिपाही। और ऐसी इस पर पुस्तकें लिख दी गई। छल कपट और प्रोपेगेंडा ये यूरोप के ईसाइयों का मुख्य बल रहा है। तो इस पर 50 से अधिक, लगभग 60 पुस्तकें लिख दी गई। म्यूटिनी, सेपॉल म्यूटिनी 1857 का। हिंदी में उनके चाटुकारों ने इसको गदर कहना भी शुरू कर दिया। गदर 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 मतलब भागदड़, सेना का अनुशासन त्याग के जो भाग गए। और ऐसा प्रचार कर दिया कि कई लोग उसको कोई अच्छी बात भी कहने लगे। तो उसकी जो अर्धशती थी उस पर युवक, 24 वर्षीय युवक विनायक दामोदर सावरकर ने बहुत सारे संदर्भों को इकट्ठा कर एक बहुत ही सशक्त पुस्तक लिखी और कहा कि ये तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम है किसका, भारत का। और वो इतनी सशक्त पुस्तक थी कि उसके बाद किसी भी उल्लेखनीय महत्वपूर्ण अंग्रेज या फ्रेंच या जर्मन ने कभी भी उसको म्यूटिनी नहीं। वीर सावरकर का ये बौद्धिक पराक्रम इतना अधिक था, ऐसा पुरुषार्थ था कि उनकी पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आते ही, हालांकि उसकी जब्ती की गई, जगह जगह उसको चुपके से बांटा गया, लेकिन उसकी मूल प्रति वहां इंग्लैंड में चर्चित हो गई थी। उसके कंटेंट से, उसके तत्व से सब लोग परिचित हो गए थे। और ये बात फैल गई कि बहुत ही प्रमाण के साथ सशक्त ढंग से विनायक सावरकर ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये तो स्वतंत्रता संग्राम था। और इससे यूरोप के सभी स्वतंत्रता प्रेमी भारत के पक्ष में हो गए। तो यूरोपीय सज्जनों को और स्वतंत्रता प्रेमियों को भारत के पक्ष में मोड़ने का सबसे बड़ा काम श्यामजी कृष्ण वर्मा और उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर ने किया। उस पुस्तक के बाद किसी भी भली भांति शिक्षित, सुसंस्कृत, प्रबुद्ध अंग्रेज अथवा अन्य यूरोपीय व्यक्ति को यह हिम्मत ही नहीं हुई, और उनमें इतनी बौद्धिक ईमानदारी बाद में रही है, पहले तो नहीं थी। पहले में पादरी तो दिन रात झूठ बोलते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी ईस्वी में वहां प्रबुद्ध लोग काफी बड़ी संख्या में आ गए, तो उन्होंने उसके बाद फिर उसको म्यूटिनी नहीं कहा। वीर सावरकर का पहला योगदान क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कि भारत के प्रचंड पराक्रम को म्यूटिनी कहकर बदनाम करने वाले कमीने ईसाइयों की कुचेष्टा विफल हो गई। और महान बौद्धिक पुरुषार्थी विनायक सावरकर के पुरुषार्थ का यह नाम हुआ कि उसे स्वतंत्रता संग्राम ही कहना पड़ा, म्यूटिनी कहना बंद हो। ये अलग बात है कि उनके बहुत से एजेंट और दलाल और गद्दार भारत में भरे पड़े थे, विशेषकर कम्युनिस्ट और कांग्रेसी, कई लोग जो कम्युनिस्ट झुकाव वाले कांग्रेसी, कि वो उसको गदर और सिपाही विद्रोह ही कहते रहे। और अभी लिखा गया 1947 के बाद कमीने कम्युनिस्टों ने उसको गदर कहा या सिपाही विद्रोह कहा, यानी वो अंग्रेजों के एजेंट हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं, अंग्रेजों की भाषा बोलते हैं, वो भारत की भाषा नहीं है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गदर या सिपाही विद्रोह कहना अंग्रेजों की दलाली है, भारत की भाषा नहीं। भारत की भाषा वीर सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने 24 वर्ष की उम्र में
अंतरराष्ट्रीय पटल पर फैला दी। संपूर्ण विश्व को यह विदित हो गया कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है भारतीयों का, और स्वतंत्रता की बयार बह रही थी, उसमें भारत के पक्ष में हवा बनने लगी। फिर उस पुस्तक के कारण कई बार उनको सताया गया, उनको उनके विरुद्ध मुकदमे चले। 1857 का जो कार्यक्रम था 50 वर्ष का आज सती का, उसका विवरण मिलता है। 10 मई 1907 को इंडिया हाउस में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की स्वर्ण जयंती का आयोजन किया गया। तो इंडिया हाउस के भवन को तोरण द्वारों से सजाया गया और मंच पर मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नानाजी पेशवा आदि भारतीय वीरों के, देशभक्त राजाओं और सेनापतियों के चित्र थे। भारतीय युवक सीने और बाहों पर उन महावीरों के चित्रों के बिल्ले लगाए हुए थे और उसमें लिखा था 1857 के वीर अमर रहे। इस समारोह में कई सौ भारतीयों ने भाग लिया और स्वाधीनता संग्राम के उन महावीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर राष्ट्रीय गान हुआ और उसके बाद वीर सावरकर का ओजस्वी भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया कि 1857 में भारत की स्वाधीनता का प्रथम महान संग्राम हुआ था। अब ये ग्रंथ उन्होंने, वो तो भाषण दिया और ग्रंथ तब तक लिखना शुरू कर चुके थे। विभिन्न दस्तावेजों का, ग्रंथों का सप्रमाण अध्ययन करते हुए उन्होंने इसे लिखा, लेकिन अंग्रेज इससे, उनके भाषण से ही इतने डर गए कि ये तैयारी करने लगे कि किसी भी प्रकार वो पुस्तक प्रकाशित नहीं हो, तो उस पर प्रतिबंध घोषित कर दिया। गुप्त रूप से वो पुस्तक भारत पहुंची, महाराष्ट्र में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई और स्वराज्य पत्र के संपादक ने भी कहा कि हम इसे छापेंगे, लेकिन पुलिस ने प्रेस पर छापा मारकर योजना में बाधा डाली। तब ग्रंथ की पांडुलिपि भी वो जब्त करने के मूड में थे, तो किसी तरह पांडुलिपि गुप्त रूप से पेरिस भेज दी गई। पेरिस में इसे छापने की कोशिश की गई, वहां भी ब्रिटिश गुप्तचर पहुंच गए और इंग्लैंड और फ्रांस की मैत्री थी। प्रथम महायुद्ध के समय भी, प्रथम महायुद्ध की तैयारी तब तक होने लगी थी, लेकिन साथ ही फ्रांस चाहता था कि इंग्लैंड और फ्रांस में दुश्मनी भी बहुत करीब है, उनका 100 वर्षों तक लगातार युद्ध चला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इसलिए फ्रांस में बहुत से लोग थे जो चाहते थे कि जरा इंग्लैंड को सबक सिखा दिया जाए, ये टिड्डी न टिड्डी का शोरबा। इंग्लैंड को तो फ्रांस के लोग असंस्कृत और असभ्य कहते थे ना, बारबेरियन भी कहते थे शुरू में, और इंग्लिश भाषा को हिकारत के दृष्टि से फ्रांस के लोग देखते थे कि इनकी तो अविकसित भाषा है। तो इसलिए उनको लगता था कि अरे इतने अविकसित लोग ये भारत के बल पर कूद रहे हैं, तो फ्रांस में बहुत से लोग भारत के समर्थक। तो इसलिए पेरिस से प्रकाशित हो गया। 1909 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया प्रकाशित हो गया पेरिस से। लेकिन इस बीच यहाँ पे जो 1858 में पहली बार ब्रिटिश शासन कंपनी वाले प्रभाव के क्षेत्रों के ऊपर काबिज हो गया था, भारतीय जो अंग्रेजों का साथ देने वाले राजा थे, संधि के कारण, चतुराई के कारण, मैं किसी को देशद्रोही नहीं कहता, उसके कारण जो बहुत से राजाओं ने रानी विक्टोरिया के साथ संधि की थी। ये रानी विक्टोरिया ने स्वयं 1 नवंबर 1858 को ऐलान किया कि हमारे बहुत से भारतीय राजा हमारे मित्र हैं और उनसे हमारी संधि है, उनके कहने पर हम भारत में आए, इसलिए भी ये आक्रमण नहीं था। तो उन राजाओं के कारण इंग्लैंड के अपने क्षेत्र, जो कंपनी वाला क्षेत्र था, वहां उन्होंने ब्रिटिश इंडिया बना लिया और उसमें काम करने लगे। उसमें से महाराष्ट्र भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हो गया, बहुत सा हिस्सा हो गया, कई जगह नहीं भी रहा, लेकिन बहुत जगह पर, कई जगह उनके मित्र राजा रहे, वो भी इंग्लैंड का साथ देते थे और इन्होंने सावरकर, तीनों सावरकर बंधुओं को राजद्रोही घोषित कर दिया, खतरनाक क्रांतिकारी घोषित कर दिया। इसलिए सावरकर को इंग्लैंड से पेरिस जाना पड़ा, नहीं तो इंग्लैंड में वो गिरफ्तार कर लेते, है ना। लेकिन पेरिस में भी लगा कि जो उनके साथ देने वाले, गुप्त रूप से साथ देने वाले हैं, उन पर संकट आ जाएगा, तो नहीं इंग्लैंड आ गए। 13 मार्च 1910 को जैसे ही लंदन के रेलवे स्टेशन पर पेरिस से चलकर वीर सावरकर उतरे, उनको बंदी बना लिया गया
और ब्रिक्सटन जेल में बंद कर दिया गया। लंदन की अदालत में उन पर मुकदमा शुरू हुआ। तब उनके जज ने कहा कि भाई इन पर तो भारत में भी कई मुकदमे हैं, अतः इन्हें भारत ले जाओ और वहीं पर मुकदमा चलाओ। तो उनको भारत भेजा गया। भारत उस समय तक हवाई जहाज नहीं चले थे, ये तो प्रथम महायुद्ध में क्रमशः विकसित हुए हैं ना। जनरल सामान्यतः कोई हवाई जहाज बड़े पैमाने पर उस समय नहीं उड़ रहे थे। तो मोरिया नाम का जो जलयान है उसमें सावरकर को कड़े पहरे में रवाना किया गया, लेकिन सावरकर मार्सेलिस बंदरगाह के पास पहुंचने के पहले ही शौचालय में घुसकर पीछे से उछलकर पोर्ट हाल तक पहुंच के समुद्र में कूद गए। अब जब समुद्र में कूदने की खबर मची तो हड़कंप मच गई अंग्रेज अधिकारियों के, उनके पसीने छूट गए और उन्होंने समुद्र की लहरें चीर कर तैरते हुए महापराक्रमी तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान के उपासक वीर सावरकर को देखा कि अरे ये तो समुद्र को चीरते हुए तैरते चला जा रहा है। तब उन्होंने देखा कि ये किधर जा रहा है, तो उनका तो तब तक नेटवर्क था, तो दूसरे तट पर अपने लोगों को कहीं से भेजा और वहां बंदी बना दिया। फिर सावरकर को लाके भारत में मुकदमा चलाया गया। उनसे कहा गया कि आप अपना बयान दीजिए, तो उन्होंने कहा भाई आप कोई न्याय प्रिय तो है नहीं, आप तो अन्याय पूर्वक आए हैं, आप भारत के लिए अजनबी हैं, आउटसाइडर्स एंड स्ट्रेंजर्स हैं, आपका भारत में क्या काम, भारत में आपका कोई अधिकार भी नहीं, तो आपको हम क्या बयान दें। तब बिना उनका पक्ष सुने उनके विरुद्ध ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, और उनको राजद्रोही कहा गया। ध्यान रखिए, मैंने बताया ना, शब्दों के छल से ही ब्रिटिश शासन, जो भी कहिए ब्रिटिश हस्तक्षेप भारत में शब्दों के छल से ही सफल हुआ। इसीलिए शब्दों का बहुत महत्व है, और इसीलिए गांधी जी का यही एक महत्व है कि उन्होंने शब्दों के छल को पकड़ा और कई जगह उनको शब्दों के द्वारा ही घेरा। और जो लोग अंग्रेजों की उस छलपूर्ण भाषा का ही अनुसरण कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाए, उनको तो दयनीय बुद्धि वाले, अत्यंत कुत्सित और पतित भारतीय कहा जाएगा ना। भारत में ऐसे कम्युनिस्ट सोशलिस्ट अपने को कहने वाले तथा कथित लेखकों और पत्रकारों की भीड़ मची हुई है। दुबे जी, अभी बात नहीं हो सकती कि जो वही भाषा बोलते हैं जो अंग्रेज लिख गए, अंग्रेजी उनके माई बाप है, अंग्रेजी उनके गुरु हैं, अंग्रेजी सब कुछ है। लेकिन वीर सावरकर ने कहा नहीं, आपका न्याय से क्या रिश्ता, आप तो आउटसाइडर और स्ट्रेंजर्स हैं। फिर उनपे मुकदमा चला, उन्होंने कह दिया कि तुम राजद्रोही, यानी जो हमारे शासन के विरुद्ध देशभक्ति से प्रेरित होकर कोई भी काम करे वो राजद्रोही है। और वो राजद्रोह का कानून अभी तक चल रहा है। अब तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस मामलों में कहा है कि भाई राजद्रोह, इस तरह से शासन के विरुद्ध वक्तव्य को राजद्रोह नहीं मानना चाहिए। ये ध्यान रहे कि गांधी, नेहरू, सबको भी अंग्रेजों ने राजद्रोही कहा था। इसलिए जब आप ब्रिटिश शासन की निरंतरता में कानून चलने दे रहे हैं, कोर्ट चलने दे रहे हैं, तो फिर आप राजद्रोही हैं। तो राजद्रोहियों को तो चुनाव लड़ने पे प्रतिबद्ध होना चाहिए। लेकिन भारत में अजीब सी बात है, अंग्रेजों का कानून चल रहा है, अंग्रेजों के कानून के अनुसार नेहरू, गांधी और सारे ही कांग्रेसी राजद्रोही थे। तो राजद्रोही पर तो मुकदमा चलाया उन्होंने, इतने में उनको जाना पड़ा भारत से। लेकिन कानून आप वही रहने दे रहे हैं, तो कहना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू, जो भारत में लोकतांत्रिक ढंग से प्रथम प्रधानमंत्री बने, वो राजद्रोही थे। और बहुत सारे कांग्रेस के नेता राजद्रोही हैं। अन्यथा आपको कानून समाप्त कर देना चाहिए, अंग्रेजों का कानून यहाँ क्यों होना चाहिए। लेकिन चल रहा है, अराजकता है। अंग्रेजों के कानून के अनुसार गांधी, नेहरू और पटेल और राजेंद्र प्रसाद सब लोग राजद्रोही थे, और वही कानून चल रहा है। तो जो शासन में आता है, कांग्रेस ने जनसंघ, हिंदू महासभा आदि के लोगों को राजद्रोही कहा। इसी प्रकार अब हो सकता है भाजपा शासन में आई है तो वो कांग्रेसियों को राजद्रोही कह के गिरफ्तार करेगी। क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये राजद्रोही है सावरकर, क्योंकि भारत राज्य के विरुद्ध, वो अपने को ही स्टेट ऑफ इंडिया कहते थे। देखिए, आए हैं वहां से फिरंगी,
सात समुंदर पार से आउटसाइडर, स्ट्रेंजर्स, कोई लेना एक न देना दो भारत से, और कह रहे हैं कि जो हमारे विरुद्ध बोल रहा है वो भारत शासन के विरुद्ध बोल रहा है। तो भारत शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के अभियोग में वीर सावरकर पर मुकदमा चलाया गया और जज ने कहा कि इन्होंने इतने अपराध किए हैं कि इन्हें 2 बार आजीवन कारावास, डबल आजीवन कारावास देते हैं। वीर सावरकर तो फिर वीर सावरकर है, वो हंसे, कोर्ट में ही हंस दिए ठठाकर और बोले कि अच्छा 2 आजीवन कारावास, इसका मतलब आप मानते हैं कि 2 जीवन मेरा रहेगा, यानी आप पुनर्जन्म का सिद्धांत मान रहे हैं। वो जज एकदम घबरा गया, मजाक उड़ाया कि अगर आप हमें 2 आजीवन कारावास दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप मानते हैं कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन रहेगा, यानी आप पुनर्जन्म का सिद्धांत मान गए। क्योंकि ईसाई और मुसलमान तो पुनर्जन्म नहीं मानते ना। ये अलग बात है कि यहाँ ऐसे ऐसे महामूर्ख हैं। नामवर सिंह ने भारत भवन में, जिसमें मैं स्वयं उपस्थित था, कह दिया कि ईसाइयत और इस्लाम सब में पुनर्जन्म की अवधारणा है। क्या कहा जाए, अज्ञान की पराकाष्ठा। और वो कम्युनिस्टों के बड़े दिग्गज लेखक और समालोचक माने जाते हैं, कुछ भी नहीं पता दुनिया के विषय में। ईसाइयत और इस्लाम में पुनर्जन्म की कोई अवधारणा नहीं है और कर्मफल की कोई अवधारणा नहीं है। पुनर्जन्म की का सिद्धांत कर्मफल के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो वीर सावरकर ने उपहास उड़ाया, अरे तो पुनर्जन्म को मान लिया तुमने, है। तो उनको 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उनको अंडमान भेज दिया गया। अब अंडमान में भी उनके साथ क्या हुई, यहाँ तो गांधी और नेहरू सचमुच सरकारी मेहमान थे। इनको तो मेवा खाने को मिलता था, रोज अंग्रेजी अखबार कई ठो आते थे, सेवक सेविकाएं भी सेवा के लिए दे दिए जाते थे, इनके अपने सेवक भी अलाउ थे, अनुमति थी, कैदियों में से कई उनके पहरे और सेवा के लिए हाजिर रहते थे। तो सचमुच सरकारी मेहमान थे नेहरू गांधी। और वीर सावरकर को क्या किया गया वहां, उनको कोल्हू में कहा गया कि तुम बैल की जगह तुम बैल बन जाओ और इस कोल्हू को चलो। और कई बार उनको जो कपड़ा दे, माने उनको कपड़े नहीं बदलने देते थे और लगातार चलवा रहे हैं, कोड़ा मार रहा है वहां अंग्रेज अधिकारी अथवा अंग्रेजों का वफादार कोई भारतीय अधिकारी भी कोड़े मार रहा, अगर रुको तो लगातार चलते रहो। तो कई बार उसी में टट्टी पेशाब भी हो जाता था, वही कपड़ा पहने रहो, चलते रहो, कितनी बड़ी यातना है। और यहाँ गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू मेवा मिष्ठान खा रहे हैं, अंग्रेजों के साथ ठठाकर हंस रहे हैं, अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे हैं, ऐश आराम कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी कर रहे थे गांधी जी, यानी विलासिता और व्यभिचार। दोनों से क्या तुलना, मैंने बताया शुरू से ये दोनों अलग प्रजाति हैं। मनुष्य देखने में नाक कान मुंह है, लेकिन ये मनुष्यों की 2 अलग प्रजातियां हैं। एक प्रजाति वो है जो अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके सत्ता में काबिज हुए, और एक प्रजाति है प्रचंड देशभक्त, अंग्रेजों को आउटसाइडर और स्ट्रेंजर्स मानकर हमारे देश में ये कहां से आए ये सोचकर उनको भगाने वाले वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। तो इनको 2 आजीवन कारावास के बाद अंडमान निकोबार में कोल्हू में बैल की जगह जोतकर तेल पिरवाया जाता था और मूंज कुटवाई जाती थी और भयंकर अमानवीय अत्याचार होते थे। उसको लिखें कैसे, कागज नहीं, इनको तो कागज कलम सब मिलता था। गांधी और नेहरू को अंग्रेज लोग कागज और कलम देते थे और इनको कुछ नहीं। तो इन्होंने पत्थरों में ही बहुत सी चीजें लिखी है और कुछ मेमोरी में स्मरण के बल पे, और फिर बाद में वो जो संस्मरण है, जो अत्याचार है, उसमें मेरा आजीवन कारावास करके एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, मराठी में थी और बाद में हिंदी में भी प्रकाशित हुई है। तो उस पर उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। इसी प्रकार अंडमान कारागार में जो भी अमानवीय अत्याचार होते थे उनको अखबारों में छपाने में भी सफलता पाई वीर सावरकर ने। ऐसी नेटवर्किंग की, क्योंकि अंग्रेज अपने को दिखाते तो लोकतांत्रिक थे ना। तो इसलिए क्या हुआ, जब अखबार में पहुंच गया तो पूरे देश में उन पर हाहाकार मचा कि ये क्या हो रहा है, कितना अत्याचार होता है। तब इन्होंने एक जांच समिति बैठाने का नाटक किया और साथ में कांग्रेस और स्वतंत्र भारतीयों की भी एक जांच समिति गई। उसने जाके वहां जांच किया। जांच के बाद
पाया गया कि हाँ वस्तुतः अत्यंत अमानवीय घृणित विभत्स अत्याचार होते हैं, तो 1921 में उनको अंडमान से मुक्ति मिल गई। यानी 10 वर्ष बाद उनको मुक्ति मिल गई। लेकिन मुक्ति तो मिल गई, लेकिन कहा कि ये बहुत खतरनाक है। तो अंडमान से ले आए, रत्नागिरी और यरवदा की जेलों में रखा और उसके बाद उनको नजरबंद कर दिया रत्नागिरी में। तब वहां भी वीर सावरकर रुके नहीं। देखा है ना, कितना नेटवर्किंग भी है, समुद्र को तैरने का पराक्रम भी है। लंदन में जो हमारे कई उधम सिंह आदि क्रांतिकारियों ने, वहां मदन लाल ढींगरा ने भी जो वहां घुसकर सीधे लंदन में उनकी अंग्रेजों की छाती में बैठकर जो दुष्ट और अपराधी अंग्रेजों को मारा, इसके पीछे वीर सावरकर जैसों की प्रेरणा थी। तो इसलिए ये तो राजपुरुष ही है ना, इनके जो सेनापति हैं, सेनापति की तरह इनके बहुत सारे तेजस्वी अन्य सेनानी हैं जो ये काम कर रहे थे और जो पापी अत्याचारी अंग्रेजों को मार रहे थे, जो कि श्रेष्ठ सेनापति और श्रेष्ठ सेनानियों का स्वधर्म है, कर्तव्य है। तो इन्होंने लगातार किया और अपने समय में जो भी अपने पास माध्यम उपलब्ध है उसकी तैयारी करके नेतृत्व किया। और 1924 में जब यहाँ आए तो फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो हिंदू संगठन का काम। और जब ये जेल में बंद थे तब उन्होंने देखा कि जेल में भी जो मुसलमान बंदी हैं वो बंद तो जेल में हैं, लेकिन वो अंग्रेजों के विरुद्ध तो विनम्र हैं, उनकी खिदमतगार हैं, सेवक हैं, और हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए तरह तरह की युक्तियां करते हैं या हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं। तब इन्होंने सोचा कि यार ये तो मुसलमान तो चीज अलग है, इनका देशभक्ति से, देश प्रेम से कोई संबंध नहीं, इनको तो केवल तथाकथित इस्लाम से मोहब्बत है और इस्लाम के नाम पर मनुष्यता से घृणा है, मनुष्यों को मोमिन और काफिर जैसे विभाजन में मानते हैं और जो मोमिन नहीं है उस मनुष्य से प्रेम नहीं करते। गांधी जी ने भी कहा था कि मुसलमान बात तो इंसानी भाईचारे की करते हैं, लेकिन असल में उनका केवल मुस्लिम भाईचारे में विश्वास है, गैर मुसलमानों से उनको कोई भाईचारे का अनुभव नहीं होता। तो ये सब तथ्य जानना चाहिए। उसके बाद उन्होंने हिंदू संगठन के लिए प्रयास किया। उसी समय इतिहास की भी पुस्तकें लिखी हैं और अस्पृश्यता निवारण के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। साथ ही 1937 में जब जगह जगह कांग्रेस सरकारें आ गईं, तब उनके दबाव से और उन लोगों को भी लगा कि हमारी भी थूथू होगी, कांग्रेसियों को लगा, और कांग्रेस में बहुत से सावरकर समर्थक, तिलक समर्थक थे, तो सावरकर की नजरबंदी भी समाप्त की गई। नहीं तो 1924 से 1937 तक लगभग 14 साल, 13 साल कुछ महीने उनको लाकर भी नजरबंद रखा। नजरबंद यानी आप कोई राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं कर सकते। 10 मई 1937 को वीर सावरकर की नजरबंदी कर दी गई। अब उनका देश भर में भव्य स्वागत हुआ। कई लोगों ने सोचा इनको कांग्रेस में शामिल कर लो, लेकिन वीर सावरकर ने कहा हम तो कांग्रेस में कल शामिल हो जाए, बशर्ते आप राष्ट्रीय हों, लेकिन आप तो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू विरोध है। तो किसी हिंदू विरोधी अथवा हिंदुओं से घृणा करने वाले, हिंदुओं को शत्रु या काफिर घोषित करने वाले लोगों की चापलूसी करने वाले, तुष्टीकरण करने वाले, पक्षपात करने वाले, भेदभाव करने वाले, अनुचित पक्षपात करके हिंदू द्रोही विचार को बढ़ाने वाले, हिंदू घाती विचार को बढ़ाने वाले संगठन का सदस्य मैं नहीं बनूंगा। आप हिंदू द्रोह बंद कर दीजिए, हिंदू घात बंद कर दीजिए, मुसलमानों का अनुचित पक्षपात लेना बंद कर दीजिए, उनको हिंदुओं की बराबरी में रखिए, तो मैं कल कांग्रेस में आऊंगा। लेकिन कांग्रेस हिंदुओं की बराबरी में, कांग्रेस की वो धारा जो अपने को समाजवादी कहती है, उसने कभी भी हिंदुओं को मुसलमानों की बराबरी में नहीं रखा, मुसलमानों को ऊंचे दर्जे में रखा, हिंदुओं को नीचा माना। इसलिए सारे ही समाजवादी धारा जो है वो हिंदू द्रोही है और इस अर्थ में भारत द्रोही है। तो तब पहली बार 30 दिसंबर 1937 को अहमदाबाद में यानी कर्णावती में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अधिवेशन आयोजित किया गया और
वीर सावरकर उसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने हिंदू की परिभाषा की। तो अद्भुत परिभाषा है जिसमें उन्होंने कहा कि जो भारत को अपनी मातृभूमि, पुण्य भूमि और कर्म भूमि माने वो हिंदू है ना। ये ऐसी परिभाषा थी जो सर्वमान्य। उन्होंने किसी मत मतांतर, किसी संप्रदाय, किसी आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा, किसी आस्था विशेष, किसी ईमान की कोई बात नहीं। जो हिमालय से और हिंद महासागर तक फैले इस विशाल क्षेत्र को अपनी मातृभूमि, पुण्य भूमि और कर्म भूमि मानता है वो हिंदू है। ये इतना सुंदर उन्होंने उसका भाष्य किया और ये ऐसी परिभाषा है जो आज भी सर्वमान्य है। तो इसको जानना चाहिए। हिंदुत्व की जो पुस्तक प्रकाशित हुई उसमें उन्होंने दे दिया कि जो इसको पुण्य भूमि और कर्म भूमि माने हिमालयात समारब्ध यावद इंदु सरोवरम, ये जो क्षेत्र है जिसे कहा गया था पुराणों में कि वर्षतत् भारतम नाम भारतीय संतति, तो उन्होंने कहा कि जो इसको मातृभूमि और पुण्य भूमि माने और साथ ही इसे ही अपने कर्म बनाए, ये सर्वमान्य परिभाषा हिंदुत्व की उन्होंने दी। एक उन्होंने महत्वपूर्ण तर्क दिया जिसके अनुसार अगर चले देश तो आज भी फिर से हम एक सहज स्वाभाविक अपनी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेना में तो हिंदू ही होना चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र है और भारत की सेना में हिंदू होंगे तभी वो रक्षा करेंगे, सही सिद्ध होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी हमारे पास ऐसा कोई सशक्त नेतृत्व नहीं आया। हमने सुना है कि सेना में जो लोग अब वो मुसलमान जो मुस्लिम घरों में पैदा हुए लेकिन जिनमें निर्विवाद रूप से देशभक्ति है, निश्चित देशभक्ति है, उनका तो स्वागत ही है, वो तो हमारे भाई हैं। लेकिन जो मजहबी नफरत रखे, जो घृणा रखे, जो हिंदुओं से विद्वेष करे, जो दिन में 5 बार नमाज नामक एक क्रिया करते हुए ये कहे कि हमको तो केवल अल्लाह और उनके आखिरी रसूल पर जो आस्था रखता है उसके साथ ही उसको ही रहने देना है, बाकी सबको खत्म करना है। हम तो भाई अल्लाह और उनके आखिरी रसूल पर एकमात्र आस्था नहीं रख सकते। इसका मतलब आप हिंदू धर्म को नष्ट करने की, आप हिंदू देवी देवताओं को नष्ट करने की घोषणा 5 बार दिन में करते हैं। ये तो असहनीय होना चाहिए। भारत में ये राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह और धर्मद्रोह का अपराध है। लेकिन भारत के किसी कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, भाजपा में भी सहज बुद्धि एक न्यूनतम हिंदुओं को मुसलमानों के समकक्ष मनुष्य मानना, केवल अल्लाह और उनके आखिरी रसूल पर ही आस्था लाना पर्याप्त नहीं है। हनुमान जी पर, दुर्गा जी पर, लक्ष्मी माता पर, विष्णु भगवान पर, शंकर भगवान पर, ब्रह्मा जी पर, इंद्र देवता पर, सूर्य देवता पर, इन सब पर श्रद्धा लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कुछ लोगों के लिए अल्लाह और उनके आखिरी रसूल पर या गॉड के कोई इकलौते बेटे जो उसने करोड़ों वर्षों में बड़ी मेहनत से एक को लड़का पैदा किया यीशु मसीह, उस पर आस्था लाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य देवता, चंद्र देवता, अग्नि देवता, इन सब पर श्रद्धा और आस्था लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सामान्य सार्वभौम मानवीय कानून आज तक भारत के शासकों ने नहीं बनाया और इस प्रकार हिंदू धर्म को इस्लाम और ईसाइयत से नीचे रखा गया है भारत देश में। वीर सावरकर का कहना था कि नहीं, वीर सावरकर का इससे भिन्न था, भाई हिंदुत्व ही भारत का प्राण है, हिंदुत्व ही भारत का अधिष्ठान है, इसलिए हिंदुत्व को यहाँ प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। तो वीर सावरकर इस्लाम और ईसाइयत के विरोधी थे, ये झूठा प्रचार है। वो इस्लाम और ईसाइयत को भारत में अनुचित संरक्षण देने, इस्लाम और ईसाइयत के प्रति अनुचित पक्षपात के विरोधी थे, क्योंकि वो स्वाभाविक मानवीय एकता पर विश्वास करते। वो मनुष्य और मनुष्य में आस्था के आधार पर भेद नहीं करते। आप अल्लाह और उनके आखिरी रसूल को मानो इसलिए आप बड़े ऊंचे मनुष्य हो गए, शेष लोग नीचे हो गए, काफिर हो गए, तुच्छ हो गए, या आप गॉड और उनका एक बेटा जो बिना किसी पिता के पैदा हुआ, सांसारिक जिसका कोई पिता नहीं है, कुंवारी माता के गर्भ से पैदा हुए बेटे जिसको आप कहते हैं कि पवित्र प्रेतात्मा ने आके माता को गर्भ धारण कराया था मरियम को, उससे पैदा हुआ बेटे में आस्था रखने वाले कोई बहुत ऊंचे लोग हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, बड़े सेवाभावी हैं, और शेष सब हिंदू जो है वो गए गुजरे हैं। इसके विरुद्ध थे सावरकर, मनुष्य मनुष्य में भेद के विरुद्ध।
गॉड और उनके इकलौते बेटे में आस्था को अन्य श्रद्धा, अन्य आस्था रूपों से बहुत उच्च मानना, शेष आस्था रूपों को हीदन मानना, निंदनीय मानना, तुच्छ मानना, इसके विरुद्ध है। अल्लाह और उनके आखिरी रसूल में ईमान लाने को एकमात्र सही ईमान मानना और बाकी जो लोगों का ईमान है, बाकी जो लोगों का धर्म है, बाकी जो लोगों की श्रद्धा है, बाकी जो लोगों का ज्ञान है, बोध है, स्तर है, उसको अज्ञान मानना, जहालत मानना, इसके विरुद्ध है वीर सावरकर। वीर सावरकर सच्चे मानवतावादी हैं, ये हमें जानना चाहिए और यही उनके चिंतन का सार है। अब राष्ट्रभक्ति के उत्साह में और उस समय जो कुछ दुनिया में वैज्ञानिक चेतना के नाम पर फैल रहा था, अब तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, उसके उत्साह में कई बार वीर सावरकर ने ऐसी भी बातें कह दी हैं धर्म को लेकर कि जिसपे लोग आजकल उसी पे फोकस करते हैं कि गाय को लेकर उन्होंने क्या कहा या शिवलिंग को लेकर क्या कहा है। भाई, हिंदू समाज एक महान विराट समुद्र की तरह है। हम सब लोग जो साधारण लोग हैं वो उसकी बूंदें हैं। अनंत जल राशि वाला एक समुद्र है, हमारे जैसे सामान्य मनुष्य उसकी एक बूंद है, पता ही नहीं चलता। असंख्य असंख्य बूंदे हैं। वीर सावरकर जैसे लोग इस समुद्र की तरंग हैं, अथवा जो बड़े बड़े संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, जो भी देशभक्त संगठन होते हैं, आर्य समाज, ये क्या है, इस विशाल हिंद महासागर, हिंदुत्व के महासागर की तरंगे हैं। लेकिन तरंगे हैं, समुद्र नहीं। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया कि जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ है उस विषय में वो प्रमाण है। कौन किस विषय का अधिकारी है? तो वीर सावरकर देशभक्ति के विषय में अधिकारी हैं, वीरता के दृष्टांत के रूप में अधिकारी हैं, त्याग तपस्या बलिदान के उदाहरण के रूप में अधिकारी हैं, प्रचंड वीरता के लिए प्रमाण हैं, अनुसरणीय हैं। लेकिन न तो वो कोई साधक हैं, न वो कोई बहुत बड़े साधु हैं, न वो कोई महात्मा और सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए ईश्वर के विषय में, शिव तत्व के विषय में, दुर्गा तत्व के विषय में, लक्ष्मी तत्व के विषय में, सरस्वती तत्व के विषय में, गणेश तत्व के विषय में, ईश्वर संबंधी किसी भी आध्यात्मिक विवेचना के विषय में सावरकर का कोई अर्थ नहीं। हो सकता है एक गांव का साधारण आदमी उनसे ज्यादा आध्यात्मिक। हमारे यहाँ तो पुरानी परंपरा है ना, बताते हैं ना कि एक सज्जन थे, उन्होंने वो बड़ी तपस्या कर रहे थे, तो अचानक उनके ऊपर एक चिड़िया ने बीट कर दिया, तो उनके सिर में वो बीट गिरा। उसी समय उनकी तपस्या समाप्त भी हो रही थी, तो अच्छा जाके देखे, तेजी से उन्होंने देखा तो वो चिड़िया उसी समय जल के राख हो गई। तपस्या का तेज था आंखों में, तो उनको लगा अच्छा मेरी तपस्या तो सिद्ध हो गई। इसके बाद वो चले, तो एक घर में गए, तो उस घर में जो गृहिणी थी वो अपने पति की सेवा कर रही थी, तो इन्होंने कहा कि भिक्षाम देहि, साधु आपके द्वार पर आया है, भिक्षा दीजिए। तो उसको आने में बहुत देर हो गई। उन्होंने 2-3 बार पुकारा, चौथी बार जरा जोर से बोले, अरे कब से मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, तुम भिक्षा नहीं दे रही है साधु को। तो वो बहन आई और उसने कहा कि महाराज जी मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जिसको आपने अपने तेज से जला दी। सन्न रह गए। फिर उसने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो हमको उपदेश दीजिए, आप हमसे, आप तो घर में रह रही हैं फिर भी इतनी तेज है। उन्होंने कहा नहीं, उपदेश मैंने अपने पति की सेवा कर दी है, आप जाइए, वहाँ कसाई है उससे ले। तो उस कसाई के पास गए तो वो अपना कोई मांस काट रहा था, बैठे रहे, उन्होंने इशारा किया बैठो। जब अपना मांस काटने बांटने का काम पूरा हो गया तब बोला जी कहिए आप आए हैं? हम बोले, तो बोले जी मैं आया। बोले हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आपने चिड़िया को जला दिया था और आप उस बहन को जो है उसको भी अपना क्रोध दिखा रहे थे, तो उसने बताया था कि मैं चिड़िया नहीं हूँ, तो आप आए हैं। तो उनको उपदेश दिया। तो एक गृहिणी और एक कसाई तथाकथित तपस्वी सज्जन से कई विषयों में अधिक ज्ञानी। इसलिए अध्यात्म और ईश्वर के विषय में, शिव के विषय में, गाय के विषय में, हमारे सभी आध्यात्मिक प्रसंगों के विषय में सावरकर प्रमाण नहीं, सावरकर प्रमाण है। और अभी लेकिन वीर सावरकर के बहुत से पक्ष रह गए, आज समय कम है, फिर कभी और बताएंगे। उनकी जो कविताएं हैं वो अद्वितीय देशभक्ति की महान कविताएं हैं। अपनी भाभी को जो उन्होंने कविता लिखी, पत्र लिखे, वो भी अद्वितीय। संपूर्ण जीवन, उनके जीवन के इतने पक्ष हैं। भाषा के विषय में उनका चिंतन है। मराठी साहित्य में वो बहुत बड़े लेखक हैं और उनके लेखन में जो धार रहती थी, उनके शब्दों का जो चयन रहता था, बहुत सारे पक्ष हैं। आज समय कम होने से हम पूरे विस्तार से नहीं बता रहे हैं। वो महान भाषा अध्येता, महान साहित्यकार, महान कवि,
और महावीर और महापराक्रमी तो थे ही। इस अर्थ में वीर सावरकर की तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस से तो कुछ हो सकती है, गांधी और नेहरू तो उनके सामने कुछ है ही नहीं, बहुत छोटे हैं। तो ऐसे महामानव की आज जो जयंती है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बारंबार उनके चरणों में निवेदन करता हूँ। हम लोग गौरवशाली हैं कि उस देश में पैदा हुए जहाँ महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर पैदा हुए हैं। धन्य है हमारे भाग्य। जय जय तो हिंदू राष्ट्र, जय तू हिंदू राष्ट्र। और इसी हिंदू राष्ट्र के बारे में वीर सावरकर ने अपनी बात रखी थी। लेकिन हम लोगों को देखना चाहिए, अगर आपको कभी वीर सावरकर के बारे में गूगल सर्च करना हो तो गूगल पर जब आप जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ होता है इंडियन पॉलिटिशियन, यानी कि उन्हें भारतीय राजनेता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन वो राजनेता से ऊपर भारत को किस तरीके से विश्व पर छाना है, उसके लिए क्रांति के अग्रदूत बनकर जिस तरीके से उभरे थे। लेकिन यही हमारे यहाँ पर एक परेशानी है और उस परेशानी को हम लगातार भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। ये परेशानी हमें और अधिक भुगतनी नहीं पड़े, इसलिए सच को जानिए, सच को मानिए, उसे समझिए, उसे आगे बढ़ाइए, ऐसे लोगों से मिलिए, अच्छी संगति करिए और देश को आगे बढ़ाइए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। वीर विनायक स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर के बारे में, उनके जीवन, उनके जीवन दर्शन के बारे में हमें बहुत सी बातें आज गुरुजी से जानने को मिली हैं। गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जुड़े हमारे साथ में इस चर्चा में। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आज के इस शुभ दिन, कल रविवार भी है, आप लोग जरूर वीर सावरकर के बारे में कुछ और भी जानने की कोशिश करिए। जम्बू टॉक्स पर ही पिछले वर्ष भी हमने वीर सावरकर पर कुछ कार्यक्रम किए थे, वो भी आप देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही इस बार। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय तो हिंदू राष्ट्र।